तो अब अपनी नाकामी का क्या कहें? ये कहें कि हम बेवकूफ थे, हम ऐसे ही टकरे मारते रहे, या हम पागल बना, हमें जरदारी साहब जो है वो बेवकूफ बना के खुद चले गए। अपना कसूर तो ये नहीं मानेंगे। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम तज्जिया, मैं हूं अलीना इलियास और आज के इस प्रोग्राम में स्टूडियो में मेरे साथ मौजूद हैं राना ताहिर साहब, एशियन न्यूज़ के ग्रुप एडिटर। इसके साथ साथ नसीम सिद्दीकी साहब, पॉलिटिकल एनालिस्ट हमारे साथ मौजूद हैं, और स्काइप पे हमारे साथ मौजूद हैं जनरल अमजद शुएब साहब जो कि डिफेंस एनालिस्ट हैं और पोलिटिकली भी बहुत चीज़ों के ऊपर वो नज़र रखते हैं। जैसे कि हमें पता है कि इस वक्त लाहौर में जो पोलिटिकल टेम्परेचर है वो बहुत हाई है। बड़ी अहम मुलाकातें हो रही हैं, ऑपोजिशन के आपस में भी हो रही हैं, कुछ खुफिया मुलाकातें हो रही हैं, कुछ सबको बता के मुलाकातें हो रही हैं। और कल जब हमने मुन्नस इलाही साहब को सुना तो उन्होंने ये कहा कि जी बस आप पीटीआई को कह दें कि वो तगड़े हो जाएं, हम आपके साथ ही हैं, कुछ इस तरफ उन्होंने इशारा दिया। अब कुछ खबरें इस हवाले से भी आ रही हैं कि जैसे कि हमें पता है कि वज़ीर आज़म पाकिस्तान इमरान खान साहब ने 24 को रशिया जाना है। सुनने में ये आ रहा है कि कोशिश की जा रही है अपोजिशन की तरफ से कि 24 से पहले तहरीक अदम एतमाद किसी न किसी तरीके से लाई जाए। इन चीज़ों में कितनी हकीकत है, आज के इस प्रोग्राम में हम डिस्कस करेंगे। और जो दौरा रशिया है वो पाकिस्तान के लिए कितना अहम है, इसके साथ साथ एक और बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है। मैं मौलाना साहब को सुन रही थी, कल भी हमने इस पर प्रोग्राम किया, मौलाना फजल रहमान साहब को। सदारती जो सिस्टम है उसके हवाले से वो कह रहे थे कि जी ये सदारती सिस्टम जो है ये आइन के ख़िलाफ़ है और नहीं होना चाहिए। एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम ये सदारती निज़ाम की बातें क्यों होना शुरू हो गई हैं? जैसे कि कल के प्रोग्राम में भी हमने डिस्कस किया था कि हो सकता है कि कोई एक ऐसा सेटअप हो जो एक तवील अरसे के लिए बनाया जाए। अब वो सदारती सिस्टम भी हो सकता है और नेशनल गवर्नमेंट भी हो सकती है। आज के इस प्रोग्राम में हम डिस्कस करेंगे, लेकिन आपकी इजाज़त से राना साहब अगर आप मुझे इजाज़त दें, पहले जाना चाहूँगी अमजद शुएब साहब के पास। अमजद साहब, मुझे ये बताइए कि इस वक्त जो एक डिस्कशन हो रही है सदारती निज़ाम को लेकर, हमने देखा कि पीटीआई की जानिब से भी बहुत इस हवाले से बातें की गई, और बकौल कुछ लोग जो पीटीआई के हैं, जो उनके रहनुमा हैं, वो तो ये कहते हुए भी नज़र आया कि जी हम सदारती निज़ाम को लेकर कैंपेन चला रहे हैं। एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम मौलाना साहब भी आज हमें ये कहते हुए सुनाई देते हैं। आप क्या देखते हैं कि सदारती निज़ाम जो है वो बेहतर कोई आपको हल नज़र आता है? क्योंकि कल हम लोग बात कर रहे थे तो दो ऑप्शंस डिस्कस हो रही थी, एक हो रही थी नेशनल गवर्नमेंट के हवाले से और दूसरी सदारती निज़ाम के हवाले से। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, जहां तक निज़ाम का ताल्लुक है, सदारती निज़ाम जो है उसका आईनी रास्ता कोई नहीं है सिवाय इसके कि कोई यहाँ पे मुल्क में रेफरेंडम करा दिया जाए या पार्लियामेंट आइन में तब्दीली करे, उसके अलावा तो कोई रास्ता नहीं। बाकी जो बहस करना है वो तो किसी भी मौजूद पे बहस हो सकती है, और एक मुल्क के अंदर बाद लोग एक सिस्टम से मायूस हो जाते हैं, दूसरे की बात करना शुरू कर देते हैं और वो एक बहस छिड़ जाती है। इसका मतलब हरगिज ये नहीं है कि फौरी तौर पे सारा मुल्क इस चीज के लिए तैयार है कि यहाँ पे सदारती निज़ाम राइज हो जाए। ये एक इल्मी बहस हो सकती है, एक किसी की ख्वाहिश के मुताबिक हो सकती है, लेकिन डेफिनेटली इसका कोई आइन में चूंकि तस्करा नहीं, तो आइनी रास्ता यही है कि आइन में या तब्दीली की जाए या ये कि एक रेफरेंडम मुल्क में हो और पूरा मुल्क इसमें सदारती निज़ाम के हक में हो। अब ये मेरा ख्याल है कि ये बहस शुरू इस वजह से हुई कि बाद लोग ये समझते हैं कि इमरान खान एक इंडिविजुअल की हैसियत से अच्छा आदमी था लेकिन इफेक्टिव नहीं हो सका सिस्टम की वजह से, शायद वो समझते हैं। लेकिन एक आदमी आज इमरान खान है, वो एक आदमी कल कोई और भी हो सकता है, जरदारी साहब हो सकते हैं, ये कोई और हो सकता है। तो फिर आप उस वक्त ये महसूस करें कि नहीं अब पार्लियामेंट्री सिस्टम की तरफ जाना चाहिए, ये ऐसी चीजें नहीं होती। असल मसला ये है कि सिस्टम दोनों ही ठीक हैं, चलाने वाले दुरुस्त होने चाहिए। यहाँ सबसे बड़ी प्रॉब्लम यही है कि जो चलाने वाले लोग हैं, ये वही सियासतदान या वही लोग अगर सदारती निज़ाम में भी चले जाएंगे तो आप देखेंगे कि वहां भी मुश्किलात पैदा होनी शुरू हो जाएंगी। यहाँ हम नेशनल कंसेंसस नहीं रख सके, अपने नेशनल इश्यूज पे भी हम इकट्ठे नहीं हो सके। एक इक़्तिदार की भूख है जो आपको हर तरफ चलाए फिर रही है, जिसकी वजह से आप सब कुछ कर गुजरने को तैयार हैं। अब ये इसी हुकूमत का देख लें कि जो इनका 1-1.5 साल रह गया है, उस पे भी अपोजिशन चैन से नहीं बैठ रही कि ये भी इसको किसी न किसी तरह खत्म करना है। तो आप सोच लीजिए कि ये सारी गेम जो है ये क्या मुल्क के मुफाद के लिए है या आवाम की भलाई के लिए है। तो सिस्टम कोई भी हो, अगर लोग इसी तरह के होंगे तो फिर वो सिस्टम चल नहीं सकेगा, उसमें मसाइल पैदा होंगे। असल चीज यही है कि आपके यहाँ
मुहिब्बुल वतन लीडरशिप होनी चाहिए, दूरंदेश लीडरशिप होनी चाहिए, पढ़े लिखे लोग होने चाहिए। शोएब साहब, एक और भी बात की जा रही है कि जिससे कि पता है कि वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान ने जाना है रशिया के दौरे पर, और रशिया के दौरे से पहले तरीके अदम एतमाद की बात की जा रही है, तो आपको लगता है ये पॉसिबल होगा और आप समझते हैं कि नेशनल गवर्नमेंट इसका कोई हल हो सकती है? नहीं, ये नेशनल गवर्नमेंट का भी कोई एज सच हमारे आइन में कोई ऐसी चीज नहीं कि नेशनल गवर्नमेंट बना दी जाए। और दूसरी तरफ ये है कि ये जो हम तहरीक अदम एतमाद की बात कर रहे हैं, ये भी मेरा ख्याल है कि ऐसे ही एक आप कह लीजिए कि एक्सरसाइज इन फ्यूटाइल है। जैसे कि मैं बहुत दफा मैं सोचता हूँ इस पे, और मैंने कई दफा जिक्र भी किया है, वो ये है कि जरदारी साहब जो है वो मोस्ट प्रोबेबली यहाँ पे एज स्पॉइलर आए थे इनकी 23 मार्च की जो इन्होंने प्लान बनाई हुई थी उसको तबाह करने के लिए। बाकी होमवर्क तो उन्होंने भी नहीं किया हुआ था। अब आके आप ऐलान करके कि जी हम तहरीक एतमाद करने ये तहरीक लाना चाहते हैं, नो कॉन्फिडेंस की, और उस पर फिर आप आपसे अब हम होमवर्क कर रहे हैं, कभी किसी को मिलते हैं और वो लोग आपकी बात नहीं मान रहे। ये काम तो पहले आपको ग्राउंड वर्क किया होता और फिर आप ये कहते ऐलान करते कि हम ये करने लगे हैं, तो शायद हम इसको सीरियसली लेते। लेकिन अब ये देखिए कि इसका हुआ क्या है। वो 23 मार्च की जो जितनी शोर शराबा तैयारी कहानी थी वो गायब हो गई, खत्म हो गई, उस पर उसका कोई तस्करा कोई नहीं। और ये सारे टकरे मार रहे हैं जा जाके, कभी चौधरियों के दरवाजे पे, कभी कहीं, और वो अब बात आगे चल नहीं रही। तो मेरा ख्याल है जरदारी साहब इसमें कामयाब हुए हैं। वो इनको खेल पे लगा के और 23 मार्च की कहानी को दफन करके आप वो जाके गालिबन हॉस्पिटल में लेट गए हैं और ये लोग अभी मारे मारे फिर रहे हैं। तो मेरा ख्याल है वो अपना मकसद अचीव करके जा चुके हैं। ठीक हो गया सर। एक और सवाल मैं आपसे करूंगी, मुझे ये बताइए कि कामिल अली आगा साहब को हम सुनते हैं, काफ लीग बड़े खुलकर एक बात करती है, जैसे कि आपने कहा ना कि पाकिस्तान को इस वक्त उन लोगों की ज़रूरत है जो पाकिस्तान से मोहब्बत करते हैं। लेकिन जब कामिल अली आगा साहब एक प्रोग्राम में आकर ये बात करते हैं कि इस्टेब्लिशमेंट हमारे साथ है और जब तक इस्टेब्लिशमेंट हमारे साथ है ये हम गवर्नमेंट के साथ हैं, तो व्हाट डज इट मीन सर? इसका क्या मतलब है? देखिए, अगर ये बात चौधरी शुजात या चौधरी परवेज इलाही कहते तो मैं कुछ वक़्त देता, लेकिन अगर कामिल अली आगा कह रहे हैं तो मेरे नुक्ता निगाह से तो इसको हमें डिस्कस भी करने की जरूरत नहीं है। तो वो तरदीद भी तो नहीं ना कर रहे परवेज चौधरी साहब, यहाँ वो तरदीद कर देते इस बात की, तरदीद तो कोई नहीं आई सर। नहीं, तरदीद तो उन्होंने वो कोई उसकी आप कह लीजिए कि उसकी फेवर में भी तो कोई बयान नहीं दिया। ठीक हो गया। अगर कोई अभाव रखना चाहता है इस किस्म का किसी अपने फायदे के लिए तो वो रखे। उसमें देखे ना, या तो वो इस चीज को ऑन करें, वो कहते हैं कि जी हाँ कामिल अली आगा ने जो कुछ कहा वो ठीक है, ठीक हो गया। तरदीद नहीं की तो उन्होंने उसकी कोई उस पर कोई ऐसा भी नहीं कहा जिससे लगे कि वाकई ये दुरुस्त भी है। और मेरा ख्याल है कि अभाव रखना इन लोगों के मुफाद में होता है। वो ये चीजें करते हैं। जब आपने देखा कि उन्होंने इनकार किया शहबाज शरीफ को, तो उधर भी शक व शुबे की फिजा रख के वो गए जी कि ये उनको भी बहुत क्लियर मैसेज न जाए कि 100% हमने ही अपनी तरफ से ना की। तो मेरा ख्याल है ये सियासी चालें हैं जो कि सियासतदान अमूमन वेग बात रख के तो अपना फायदा उठाते हैं। मेरा नहीं ख्याल कि अब इस स्टेज के ऊपर कोई एस्टेब्लिशमेंट जो है वो इसमें दखल दे रही है। अभी देखें ना, जितने भी बाई इलेक्शन हुए ये सारे इन्होंने जीते। ठीक हो गया। तो एस्टेब्लिशमेंट उसमें कोई कहीं को रोड़ा को रखना अंदाजी कर सकी, कुछ भी नहीं। वो उनका जो पॉलिटिकल सोच है लोगों की, उसके मुताबिक जो चीजें आगे बढ़ेंगी वो कोई भी नहीं रोक सके। बिल्कुल ठीक है। मेरा ख्याल है इसकी बात तो हमें निकल आना चाहिए। ठीक हो गया, सही हो गया। राना साहब, आपने सुना शोएब साहब को, वो कह रहे हैं इन बातों से हमें निकल आना चाहिए। सदारती निज़ाम, नेशनल गवर्नमेंट, ये कोई हल नहीं है। बस जो लोग हैं जो चला रहे हैं गवर्नमेंट को, उनको डिलीवर करना आना चाहिए और उनको पाकिस्तान से मोहब्बत होनी चाहिए। तो ये जो कयास आराइयाँ की जा रही हैं, स्पेकुलेशंस की जा रही हैं, जो मुलाकातें हो रही हैं और इस तरह की बातें की जा रही हैं कि जी एक सिस्टम आएगा, तवील अरसे के लिए होगा और उसके बाद इलेक्शंस होंगे, तो फिर इसमें तो कोई जान ना हुई। राना साहब देखिए अलीना, पहली मेरी गुजारिश ये है कि जो हज़रत मौलाना फजल रहमान साहब फरमा रहे हैं सदारती निज़ाम के हवाले से कि वो जमहूरियत के मुनाफी है, गैर जमहूरी है, कि कैसे वो गैर जमहूरी है। जिनकी तरफ ये सारे अपोजिशन वालों की नज़रें हैं वहाँ पे सदारती निज़ाम है अमेरिका में, जिसको ये अपना माई बाप समझते हैं। प्राइम मिनिस्टर ने एक बात कर दी कि भाई तो अमेरिका ने हमेशा पाकिस्तान को इस्तेमाल किया, जबकि चीन जो है उसने हर कड़े वक्त में पाकिस्तान का साथ दिया। उस पर पीपल्स पार्टी के रहनुमा जो हैं वो बड़े तिलमिला रहे थे कि जी प्राइम मिनिस्टर को ऐसे नहीं कहना चाहिए। बात यह है अलीना कि पाकिस्तान में सदारती निज़ाम होना चाहिए या पार्लिमानी निज़ाम।
हर बंदे को अपनी राय रखने का हक है ना। बिल्कुल है। मौलाना फजल रहमान साहब कौन सी आमरीत इस मुल्क पर मुसल्लत करना चाहते हैं जिसमें किसी को बात करने का हक ना हो कि इस मुल्क में सदारती निज़ाम होना चाहिए कि पार्लिमानी निज़ाम। हर कोई पाबंद है कि मौलाना की जो राय है उसको टो करे। ये अजीब जमहूरियत खेल रहे हैं, तमाशा लगाया हुआ है इन्होंने इस मुल्क के अंदर कई सालों से, कई दिहाइयों से। जब इनका दिल करता है ये जो डंडोरा पीटना चाहते हैं पीटना शुरू कर देते हैं। अभी आप देखें सदारती निज़ाम जो है उस आप इस मुल्क को इस तरीके से मौजूदा जो सूरत हाल है, जो लोग इस मुल्क में स्टेटस को के हामी हैं, मैं समझता हूँ कि वो मुल्क के बदखा हैं। इस मुल्क में एक बड़ी तब्दीली की ज़रूरत है। वो तब्दीली सिर्फ इसी सूरत में आएगी कि आप कुछ बड़े पैमाने पर यहाँ सर्जरी करें। उसके लिए आपको मेरी बात सुने ना, आइन मुल्क के लिए होता है, मुल्क आइन के लिए नहीं होता। बात सीधी सी है कि इस मुल्क में जो 4 सूबे हैं इनको आपको कम से कम 8-9 सूबे बनाने होंगे। इस मुल्क में निज़ाम को तब्दील करना होगा। क्या निज़ाम है इस मुल्क के अंदर कि कानून जो है हर एक के लिए एक है। गुज़श्ता 2 दिन से लाहौर में सेशन अदालत को ताले लगे हुए हैं, क्या कर लिया किसी ने उन वकला का। तो ये चीज़ें जो है ना, जब तक आप कानून सब के लिए यकसां वाला तसव्वुर लाने के लिए यहाँ पे ठोस तब्दीलियों की ज़रूरत है। और वो इस तरीके से नहीं आ सकती, गो मगो की पॉलिसियाँ, उसको भी कर लो उसको भी राज़ी कर लो, ऐसे नहीं चलते। अब फैसला करने का वक्त है, आगे बढ़ने का वक्त है। हमें इस मुल्क के आवाम का और इस रियासत का सोचना चाहिए। ठीक। दूसरी बात लीना, भी मैं कहूँगा आपको कि वो जो मौलाना फजल रहमान साहब हैं वो आज लिया में खिताब कर रहे थे, उनकी ज़रा गुफ्तगू सुनवा दें, फिर मैं आगे उस पर बात करता हूँ। जी मौलाना साहब का ज़रा शॉर्ट चलवा दें। आइन बनाया और बाज़ाब्ता तौर पर 14 अगस्त 1973 को ये आइन पाकिस्तान की पार्लियामेंट ने बनाया और 15 अगस्त को 24 घंटे के बाद पाकिस्तान में इमरजेंसी लगा दी गई। इस आइन की हुर्रियत और आज़ादी वो सिर्फ 24 घंटे से ज़्यादा नहीं। जी राना साहब, अब देखें अलीना, ये मौलाना फजल रहमान साहब जो फरमा रहे हैं, इन्हें यहाँ पे ये भी कौम को बताना चाहिए था कि 24 घंटे के बाद किसने आइन मंजूर होने के 24 घंटे के बाद किसने इमरजेंसी लगाई। वो कोई जनरल अयूब खान ने इमरजेंसी नहीं लगाई थी, वो कोई ज़िया-उल हक ने या जनरल परवेज़ मुशर्रफ ने इमरजेंसी नहीं लगाई थी, वो इनके महबूब कायद जिनके आज ये बड़े इत्तेहादी बने हुए हैं, जुल्फ़िकार अली भुट्टो ने वो 24 घंटे के अंदर इमरजेंसी लगाई थी। तो ये जो है ना सियासी मुनाफ़कत, जी इसने मुल्कों के जब दिल चाहता है ये किसी के खिलाफ हो जाते हैं, तहरीक चला देते हैं, जब दिल करता है उसके साथ मिल जाते हैं। अब अवाम क्यों नहीं आते सड़कों पर अलीना? दुनिया में आप देखें मुजाहरे आते हैं ना, मिलियन मार्च होता है ना, तो उसमें लाखों लोग वाक़तन होते हैं। यहाँ मिलियन मार्च का नाम दिया जाता है, बंदा 2000 नहीं होता। तो ये जो तब्दीलियां, और अभी आपने एक और बात की थी कि ये दौरा रूस से पहले अदम एतमाद के शोशे क्यों छोड़े जा रहे हैं। किसको तकलीफ है प्राइम मिनिस्टर के दौरा रूस की? ये किसकी एजेंटी के फ़राइज़ सर अंजाम दे रहे हैं दौरा रूस से पहले इस किस्म की बातें करके? पाकिस्तान के देखें रशिया के साथ ताल्लुकात बहुत अहम हैं, और ये दौरा एक तवील अरसे बाद पाकिस्तान के किसी चीफ एग्जीक्यूटिव का रशिया का दौरा है, और इस हवाले से इस मौके पर तो ये इस तरह की बातें होनी नहीं चाहिए। और बाकी वो मैं जनरल अमजद शुएब साहब की बात से बिल्कुल इत्तफाक करता हूँ कि ये शोशे हैं अदम एतमाद के, होना वाना कुछ भी नहीं है, ये तवज्जो हटाओ मुहिम। लेकिन जनरल साहब ने बात बड़ी खूबसूरत की है, उन्होंने कहा नेशनल गवर्नमेंट और सदारती निज़ाम इसका हल नहीं है। और देखिए जो आइन की तब्दीली की वो बात कर रहे हैं उसके लिए तो ये पार्लियामेंटेरियन यूज़ होंगे, यही पार्लियामेंट यूज़ होगी, लेकिन मसला ये है कि इनकी नीयतें ऐसी नहीं है। जी नसीम साहब, आप इस सारी सिचुएशन को कैसे देखते हैं? क्योंकि बहुत से लोग ये समझते हैं कि इशू तो बहुत सीरियस है। उसका रीज़न ये है कि इमरान खान साहब ने जिस तरह राब्ता मुहिम का आगाज़ किया है और उन्होंने कहा वो खुद हर चीज़ को देखेंगे, और कल सुनने में ये आ रहा है कि वो लाहौर जा रहे हैं और लाहौर में इस वक्त सारा पॉलिटिकल एक्टिविटीज़ हो रही हैं। तो ये जो इशाइये दिए जा रहे हैं कि उसे मेल मुलाकातें की जा रही हैं, हाउ डू यू सी दिस? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अलीना मधु करने के लिए बहुत शुक्रिया। देखिए बेसिकली तो मैं जो भी पॉलिटिकल एक्टिविटीज़ होती हैं पाकिस्तान के अंदर उनको मैं खुशाइन करार देता हूँ, क्योंकि जमहूरियत का हुस्न है कि जो दुश्मन है वो दोस्तों से मिल रहे हैं, दोस्त दुश्मनों से मिल रहे हैं। लेकिन बात यह कि इसमें मुनाफकत नहीं होनी चाहिए। प्राइम मिनिस्टर इमरान खान की एक चीज़ जो मुझे ज़ाती तौर पर पसंद है वो ये कि वो मुनाफकत नहीं करते। अगर वो किसी को करप्ट कहते हैं तो वो उससे हाथ मिलाना भी गवारा नहीं करते। दूसरी तरफ अगर आप देख लें तो लंदन में जब जनरल मुशर्रफ की
हुकूमत थी, मैं वहाँ पे मौजूद था, चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी होती, दो दुश्मन पॉलिटिकल पार्टीज जिसमें बेगम नुसरत भुट्टो और बेनज़ीर शहीद के आपने देखा कि कितनी करैक्टर असैसिनेशन करते हैं 90s में, लेकिन 2000 में वो लोग एक चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी करते हैं आमरीत के ख़िलाफ़। लेकिन जब वो पाकिस्तान आते हैं और पीपल्स पार्टी की गवर्नमेंट आती है तो जरदारी साहब मरी में जाके कहते हैं कि ये कोई आसमानी ज़ईफ़ा नहीं है, वो नून लीग के ख़िलाफ़ बात करते हैं। जब नून लीग की हुकूमत आती है तो नवाज शरीफ साहब काला कोट पहन के यूसुफ रज़ा गिलानी के ख़िलाफ़ सुप्रीम कोर्ट में पहुंच जाते हैं। तो बात यह है कि मुनाफकत और मफादात की सियासत है, अभी भी वही मामला चल रहा है। शहबाज शरीफ साहब सारी उम्र, अभी आप पिछली 2 दहाइयाँ देख लें तो काफ लीग के ख़िलाफ़ या चौधरी बरदरान के ख़िलाफ़ जिस तरह वो जहर उगलते रहे, लेकिन वो क्योंकि उनको अभी अपने केसेस के बारे में प्रॉब्लम है कि 18 फरवरी को उन पर फ़र्द जुर्म आयद होने वाला है, तो उनको बहुत ज़्यादा परेशानी है। वो चौधरीयों के पास भी पहुँच गए और जिनका पेट फाड़ के वो डॉलर्स निकालना चाहते थे, जिन्हें लाहौर और लाड़काना की सड़कों के ऊपर घसीटना चाहते थे, उनको उन्होंने अपने घर ज़ियाफ़त के ऊपर मिला लिया। तो साफ सी बात है कि ये तो पॉलिटिक्स होती है। वो तो इमरान खान साहब की पॉलिटिक्स नहीं अलीना, ये मुनाफिकत है, ये मुनाफिकत है ना। इमरान साहब भी ये कहते हैं चौधरी बरदरान के बारे में, पीपल्स पार्टी के बारे में, सबके बारे में कहते हैं, सबके बारे में यही बात है कि ये मुनाफिकत है ना। ये अवाम को तो आप कोई रिलीफ नहीं दे रहे, जो भी अपने मंशूर में लेके आता है कि हम अवाम को रिलीफ देंगे, लेकिन वहाँ पे तो कोई भी ऐसी बात नहीं, हर कोई अपने मफादात पे जाता है। तो फिर आप प्रेसिडेंशियल निज़ाम लेके आए, आप पार्लियामेंट्री निज़ाम लेके आए, निज़ाम वो होना चाहिए जो सख्त निज़ाम हो। इस मुल्क में आप क्या है, आप देखते हैं कि गरीब के लिए एक डिफरेंट कानून है और अमीर के लिए डिफरेंट कानून है। एक बंदा कोट लखपत जेल से सर्विसेज अस्पताल पहुंचने के लिए 2-2 साल लग जाते हैं और उसकी डेथ कोट लखपत जेल में हो जाती है। अडियाला जेल से कोई कैदी अगर पिम्स हॉस्पिटल में इलाज के लिए आना चाहता है, उसकी डेथ अडियाला जेल में हो जाती है। लेकिन अमीर को आपने देखा है कि किस तरह एयर एम्बुलेंस आती है और किस शाना तरीके से उनको, जो एक मुजरिम को, और ये पहली दफ़ा पाकिस्तान के अंदर मिसाल है कि किसी मुजरिम को आप इलाज के लिए बाहर भेज रहे हैं। निज़ाम जो भी हो, निज़ाम वो होना चाहिए जिससे पाकिस्तान की गरीब आवाम को कोई बेनिफिट मिले। गरीब आवाम को जब इलेक्शन से पहले किस तरह सुहाने सपने दिखाई जाते हैं, कोई भी गवर्नमेंट हो, पीटीआई की हो, पीपल्स पार्टी की हो, नून लीग की हो, लेकिन जब इनके अपने कल इमरान खान साहब क्यों जा रहे हैं, आपको क्या लगता है क्यों जा रहे हैं वो पंजाब में, क्या करने जा रहे हैं? देखिए, उनको मुलाकातों से ताल्लुक है। बात ये है कि ये पॉलिटिकल पार्टीज हैं, अगर अपोजिशन का आपके ऊपर प्रेशर आ रहा है और वो लोगों से मिल रहे हैं, वो जाके आपके एलाइज को भी मिल रहे हैं, तो डेफिनेटली एज अ पॉलिटिकल पार्टी आपको जाके अपने जो लोग हैं उनको स्ट्रॉन्ग करना पड़ेगा। आप भी ये शो करेंगे कि आप भी वाइब्रेंट हैं, आप भी इस गेम के अंदर मौजूद हैं। जिस तरह मोनस एलाई साहब ने शटअप कॉल दी है अपोजिशन को, मैं कह रहा हूँ वो तो इस वक्त कमाल हो गया, क्योंकि जिस तरह हाइप क्रिएट की जा रही थी वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस की, हालांकि हो ही नहीं सकता क्योंकि एमक्यूएम का हवाला दिया जा रहा है। लेकिन आज जिस तरीके से काबीना में काला बाग डैम के इशू को जिस तरीके से किया गया है, हैंडल किया गया है, कमेटी की बात की गई है कि कमेटी बनानी चाहिए और इस तरह की चीजें होनी चाहिए, उसका तो ये रीजन है कि आप पीपल्स पार्टी को खुश रखना चाहते हैं मौजूदा गवर्नमेंट, ताकि पीपल्स पार्टी नाराज ना हो। ये भी तो काला बाग डैम एक बहुत इंपॉर्टेंट प्रोजेक्ट है जिसके ऊपर बहुत ज्यादा कंट्रोवर्सीज है। अगर आप इसको कंसेंसस के साथ तमाम पार्टीज के साथ मिलके, क्योंकि स्पेशली इसमें इशू जो है वो सिंध गवर्नमेंट और सिंध की आवाम को भी है, तो अगर प्राइम मिनिस्टर साहब या हुकूमत उनको ऑन बोर्ड लेना चाहती है और एक म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग के साथ इस प्रोजेक्ट को आगे ले जाना चाहती है जो पाकिस्तान के मफाद में है, तो मेरे ख्याल से इसके अंदर कोई हर्ज नहीं है। ठीक हो गया। मैं आऊँगी, एक शॉट चलाएंगे हम सबसे पहले शाहिद खाकान अब्बासी साहब का, कि शाहिद खाकान अब्बासी साहब ने रिसेंटली कुछ फरमाया है इत्तेहादियों के मत के बारे में और रियासत के बारे में। पहले वो सुनते हैं, फिर इस पर बात करते हैं। इत्तेहादियों ने कह दिया है कि हम रियासत के साथ हैं और रियासत इस वक्त हुकूमत के साथ है, तो जब तक रियासत हुकूमत के साथ है तो हम भी हुकूमत के साथ हैं। ये आज मुल्क में सियासत की नोयत है और ये जब टेलीफोन कॉलें बंद होंगी तो अदम एतमाद उसी दिन हो जाएगा। जी अमजद शुएब साहब, मैं आपकी तरफ आऊँगी। आपने सुना शाहिद खाकान अब्बासी साहब को, फिर से वो वही बात कर रहे हैं। जब इस तरह पॉलिटिशियंस आकर जो आवाम में जाते हैं, कैंपेन करते हैं, वोट लेते हैं, फिर पार्लियामेंट में आते हैं और फिर कानून साजी करते हैं, जब इस तरह की बातें करते हैं तो जो आवाम है वो तो फिर बहुत से सवाल उठाती है। और जैसे कि अभी इमरान खान साहब गए हुए हैं और उनकी कल मुलाकातें भी हैं वहाँ पर, तो ये जो वो एक राब्ता मुहिम का आगाज़ कर रहे हैं, उस राब्ता मुहिम का क्या मकसद देखते हैं? और एक और चीज़ जो मैं आपसे जानना चाहूँगी, बड़ी अहम है, कि जो दौरा चाइना हुआ उसके बारे में यही कहा गया कि एक बहुत कामयाब दौरा था और उसके बाद बहुत सी जो इंटरनल पॉलिटिक्स है वो स्टेबल हुई। तो दौरा रशिया के बाद आप देखते हैं जो पोलिटिकली एक्टिविटीज़ हैं जो इंटरनल वो स्टेबल होंगी, और इस दौरे को आप देखते कैसे हैं?
देखिए पहली बात तो ये शायद खाकान अवैध साहब ये इखलाकी गिरावट का एक शाखसाना उसका नतीजा है, क्योंकि यही लोग कुछ दिन पहले कह रहे थे कि जी एस्टेब्लिशमेंट तो अब न्यूट्रल है, मौलाना फजल रहमान ने भी कहा, और वाज़ेह है कि इलेक्शन जब हुए इनके ज़मीनी तो उसमें कहीं कोई ऐसा शायबा हुआ कि कोई कहे कि जनाब एस्टेब्लिशमेंट, असल चीज़ तो वो है परमानेंट, अगर वो इलेक्शनों में इनको हराने के लिए कुछ किया जाता तो जाहिर है कि ये इनके जवाब जो बात आप कर रहे हैं उसका कोई जवाब होता, लेकिन ये खुद कुछ दिन पहले कहते रहे हैं कि जी एस्टेब्लिशमेंट न्यूट्रल है। अब ये है कि अब इन्होंने जिस चीज़ की उम्मीद रखी थी, इनको कहा जाता था कि जी 22 लोग जो हैं वो तो पीटीआई के अपने पीटीआई छोड़ने के लिए तैयार बैठे हैं, और इसी तरह इत्तेहादी जो हैं वो भी उनके मुतालबात आप देख लें, फलां ने ये कहा है, फलां ने एमक्यूएम की स्टेटमेंट, इनकी क्यू लीग की स्टेटमेंट, ये नई नई स्टेटमेंट्स लेके आ रहे थे कि ये उन्होंने कहा है। तो अब अपनी नाकामी का क्या कहें? ये कहें कि हम बेवकूफ़ थे, हम ऐसे टकरे मारते रहे, या हम पागल बना, हमें जरदारी साहब जो है वो बेवकूफ़ बना के खुद चले गए। अपना कसूर तो ये नहीं मानेंगे, ये खुद चूंकि ख्वाहिशात के पीछे फिरे। ख्वाहिश ये है कि हमने इमरान खान की हुकूमत को टॉपल करना, उसको हटाना है। उसके पीछे जब आप पागलों की तरह हर चीज के पीछे मुंह लगा के भाग जाएं, जो आपको बेट फेंके, जो आपको जिस रास्ते पे चलाने की कोशिश करे, सिर्फ उस ख्वाहिश की वजह से आप अंधे होकर चल पड़े, तो फिर बाद में अपनी नाकामी का क्या कहेंगे? वो यही इसी किस्म की बातें कहें। फैक्ट ये है कि ये किसी को कायल नहीं कर सके। ये फैक्ट ये है कि ये जो 22 लोग जिनका ये कहते थे कि अब तो इमरान खान की अपनी पार्टी से आवाजें उठ रही हैं, जहांगीर तरीन को इन्होंने अप्रोच किया, सब क्योंकि अब जहांगीर तरीन को मिल जाता, जहांगीर तरीन से या उसको एस्टेब्लिशमेंट ने कहा हुआ कि भाई ना मिलो, वो खुद नाअहल आदमी। तो चीज ये है कि जब नाकामी आती है तो फिर आप दाएं बाएं के सहारे ढूंढते हैं। मैं कतन इनकी बात को कोई वक्त नहीं देता, क्योंकि इनकी बात सुबह कुछ और रात कुछ होती है, झूठ ये दबा के बोलते हैं। और ये भी इसमें जो अब आज इन्होंने जो कुछ कहा ये कह रहे हैं वो बिल्कुल वही चीज है। इनका बयान कुछ दिन पहले यही था, मेरा ख्याल 5 या 6 दिन पहले तक यही था। हमने शायद एक प्रोग्राम में डिस्कस भी किया था, नसीम साहब को याद होगा। ये उस वक्त कहते थे कि जनाब एस्टेब्लिशमेंट न्यूट्रल है, उन्होंने ऐलान कर दिया है, और मैं ज़िमनी इलेक्शनों में देखता हूं कि किसी ने कोई इंटरफेयर नहीं किया, ये सीटें जीतते रहे हैं। अब ये नाकाम माने। दूसरी बात जहां तक रशिया का ताल्लुक है, देखिए बात यह है, रशिया एक अब आप यूं कह लीजिए कि एक वक्त की सुपर पावर है और दुनिया की आज बहुत बड़ी कुव्वत है, और मगरबी दुनिया ठीक है उनके खिलाफ है। बाज लोग ये कहते हैं कि आज ये यूक्रेन की क्राइसिस थी, इस वक्त प्राइम मिनिस्टर को नहीं जाना चाहिए था। खुद मगरबी दुनिया के सारे लीडर जाके तो मॉस्को के चक्कर लगा रहे हैं। कभी फ्रांस से उठ के उनके सदर चले जाते हैं, कभी जर्मनी से उनका फॉरेन मिनिस्टर चले जाता है, फिर बरतानिया का फॉरेन मिनिस्टर भी होके आ गया है। पाबंदी है तो सिर्फ पाकिस्तान पे भी, हमारे ताल्लुकात बहुत आम है। और इस खित्ते में जहां हम मौजूद हैं, हमारा तजर्बा ये बताता है कि खित्ते के ऊपर अफगानिस्तान, ये रशिया के सियासत का बहुत बड़ा असर है। हमने अफगानिस्तान के ऊपर उनके एक नेगेटिव इम्पैक्ट को भुगता है बड़े सालों तक। आज हम अगर उनसे अच्छे ताल्लुक रखना चाहते हैं तो सेंट्रल एशिया में या अफगानिस्तान में, जहां हम चाहते हैं कि हमें सी पैक उधर एक्सटेंड हो, हमें बिजनेस उधर से मिले, रशिया के साथ ताल्लुकात हमारे जो है वो हमारे लिए सूदमंद साबित हों। लिहाजा प्राइम मिनिस्टर को कोई भी मौका मिले उनको जाना चाहिए। हम जाके वहां पे अपने मामला की बात करेंगे, हम जाके कोई यूक्रेन या अमेरिका का मसला तो नहीं उलझाने गए या सुलझाने गए वहां। तो इस वजह से मैं समझता हूँ हमारे अपने नुक्ता निगाह से खित्ते में जो आज अफगानिस्तान की सूरत हाल में दरपेश है, अफगानिस्तान के हमसाया ममालिक के साथ हमारी बातचीत रहना, कोऑर्डिनेशन रहना, उनसे ताल्लुक बढ़ाना इंतहाई अहम है। वरना इसके खमियाजे, इसके मसाइल जो है वो कल हम अकेले भुगतते हो। ठीक हो गया। तो इस वजह से प्राइम मिनिस्टर ने जिस तरह चाइना का दौरा किया था बड़ा अहम था, इसी तरह रशिया का दौरा भी उतना ही अहम। ठीक हो गया शुएब साहब, मुझे एक ब्रेक लेने, जब ब्रेक से वापस भी बात करते हैं। स्टे विद अस। वेलकम बैक नाज़रीन, फिर आपको खुशामदीद कहते हैं। अच्छा राना साहब, इससे पहले जब मैंने आपसे सवाल किया तो आपने मौलाना फजल रहमान साहब का एक शॉट चलवाया, और उसमें आपने जो बात की, जो डिस्कशन की, उसके बाद उसमें आपने कहा कि जो एमरजेंसी लगाई थी वो ज़ेड भुट्टो ने लगाई थी, ठीक है, एक पॉलिटिशियन ने लगाई थी। अगर आने वाले दिनों में हालात जो हैं वो काबू से बाहर जाते हैं तो क्या इमरान खान साहब को ऐसा कदम आपको लगता है उठा पाएंगे या उठा सकते हैं? देखिए बात यह है कि जो भी इस तरह के इक़दामात होते हैं वो तो मुल्की हालात के पेश नज़र ही होते हैं ना। मैं तो इस बात की वजाहत कर रहा था कि मौलाना जो जमहूरियत का रोना रो रहे हैं और कह रहे हैं कि जी ये हो गया, सदारती निज़ाम में ये हो गया, फ़लाँ हो गया, तो मौलाना ने एक बात की
कि 14 अगस्त 73 को जो बड़ा क्रेडिट लेते हैं कि ये मुतफ़िका आइन है, तो मुतफ़िका आइन के 24 घंटे के अंदर इन्होंने, भुट्टो साहब ने इमरजेंसी लगा दी। ठीक है, तो ये फिर क्या बातें करते हैं। मसला ये है कि अब जो कुछ मौलाना के वालिद मोहतरम ने PNA की क़यादत की और भुट्टो साहब के ख़िलाफ़ एक तहरीक चलाई जिसमें बहुत सारे सियासी कारकुन बेचारे जो हैं वो भी शहीद हो गए और लीडर लोग फिर इकट्ठे रोटियां खानी शुरू कर देते हैं। तो ये जो है ना, मैं ये कह रहा हूँ कि आवाम के जज्बात से नहीं खेलना चाहिए और हकायक पूरे बयान करने चाहिए। मौलाना बात तो कर गए 24 घंटे के अंदर इमरजेंसी लगाने की, लेकिन ये आवाम को ये भी बता देते जो सामने मजमा था कि वो लगाई किसने थी इमरजेंसी। अच्छा, ये जो इमरान खान साहब के हवाले से मैंने आपसे सवाल किया ना, इसका एक रीज़न है। खुर्शीद शाह साहब का मैं आपको एक शॉर्ट सुनाती हूँ, ज़रा वो शॉर्ट सुने आप। जी नसीम साहब, खुर्शीद साहब को आपने सुना, बड़ी इंपॉर्टेंट बात की है उन्होंने। ये बात काफ़ी दफ़ा जिक्र हो चुका है इस बात का कि जो है PTI में कोई नया चेहरा है, नया बंदा है और सिस्टम जो है वो इसी तरीके से चले। तो वो अगर कोई कैसी सिचुएशन आती है कि इमरान खान साहब को कोई ऐसी चीज़ पता चले तो वो जो इमरजेंसी वाली बात है वो तो फिर हो ही सकती है। नहीं, देखें ये पॉसिबल नहीं है। जब भुट्टो साहब थे उनका कोई सब्स्टिट्यूट नहीं था, हालांकि बहुत बड़े बड़े स्टॉलवर्ड्स थे, गुलाम मुस्तफ़ा जतोई, पीरज़ादा, गुलाम मुस्तफ़ा खर, लेकिन जब उन्होंने पार्टी छोड़ी तो आपने देखा कि उनकी कोई जगह भी नहीं थी। चौधरी निसार अली मुस्लिम लीग नून के बहुत बड़े लीडर थे, बड़े कदावर लीडर, और उनके आप देखेंगे इस्टेब्लिशमेंट के साथ भी बहुत अच्छे ताल्लुकात थे, लेकिन जब उन्होंने नून लीग छोड़ी तो वहाँ कहाँ पे स्टैंड करते हैं, उनका नाम भी कहीं पे नहीं आता। तो PTI जो है वो तो बेसिकली इमरान खान है। अगर इमरान खान को आप PTI से माइनस करते हैं तो PTI माइनस हो जाती है, उसमें फिर कोई और लीडर नहीं आता। तो इमरजेंसी वाली बात ही नहीं है, जो सिस्टम चल रहा है वही सिस्टम चलेगा। अभी PTI की गवर्नमेंट चल रही है, मुझे जो नज़र आ रहा है वो ये है कि इमरान खान साहब अपने 5 साल पूरे करेंगे, क्योंकि उनके इस्टेब्लिशमेंट के साथ भी ताल्लुकात ठीक है। वो 24 आवर्स आपने देखा कि जिस तरह वो काम कर रहे हैं। अपोजिशन बेसिकली बिल्कुल ही नाकाम चल रही इस वक्त। आप देखें कि PDM के जो गुजरांवाला से उन्होंने जलसा किया था, पहला जलसा उन्होंने बहुत भरपूर किया था, हम सब ने तजज़िया किया, आपने भी किया, राना साहब ने भी किया, लेकिन उसके बाद आपने टाई फिश होते देखा कि PDM के अंदर इख्तलाफात आ गए। वो कहते थे हम इस्तीफ़े देंगे, इस्तीफ़े दिए गए, 2 इस्तीफ़े आए। मरीम नवाज़ ने कहा कि स्पीकर के मुंह पे मारे जाके, लेकिन वो दोनों जो थे अपना लीडर हजरात वो स्पीकर के पास गए, उन्होंने कहा कि ये इस्तीफ़े हमारे नहीं हैं। उसी पे इख्तलाफात पैदा हुए। आपने शो कॉज नोटिस दिया पीपल्स पार्टी को, आपने पीपल्स पार्टी को नाराज़ किया, PDM का जो है वो धड़न तख्ता हो गया। अभी भी मौलाना फजल रहमान जो है वो वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस नहीं लाना चाहते थे, क्योंकि उनको इल्म था कि आप इतने नंबर पूरे नहीं कर सकते। अगर आपने कोशिश भी की तो आपको नाकामी भी होगी और सुबकी भी होगी, क्योंकि अब ये आखिरी साल चल रहा है। अगले साल जो है वो जनरल इलेक्शंस है। बेसिकली जो अपोजिशन पार्टीज़ हैं उन्हें जनरल इलेक्शन की तैयारी करनी चाहिए। अभी आपने देखा कि खैबर पख्तूनख्वा में जब बल्दियाती इंतखाबात का पहला फेज़ हुआ तो वहाँ पे कुछ नाकामी हुई PTI को और कुछ JUI को वहाँ पे सीटें मिली, लेकिन पीपल्स पार्टी और नून लीग बिल्कुल साफ थे। लेकिन अभी जो कल वहाँ पे इलेक्शन हुए PTI ने फिर वहाँ पे गेन कर लिया है। अभी सेकंड मरले का भी आने वाला है। तो PTI इस वक्त प्लस जा रही है। अगर वो इस साल में जो एक महंगाई का इशू है अगर उसको कंट्रोल कर लेते हैं तो उनका ग्राफ बढ़ना शुरू हो जाएगा। क्योंकि मैंने देखा कि खैबर पख्तूनख्वा के बाद जो पंजाब में सेहत कार्ड इंट्रोड्यूस कराया गया, वाकई उससे गरीबों को बहुत ज़्यादा सहूलत मिल रही है। जो लोग ऑपरेशन कराने के लिए बैठे हुए थे, जिनके पास 1-2 लाख रुपए नहीं था, वो अस्पतालों में जाके टाइम लेके अपने ऑपरेशंस करा रहे हैं। तो बात यह कि PTI को सिर्फ अपनी थोड़ी सी जो डगर है वो ठीक करनी पड़ेगी, अदरवाइज अपोजिशन तो इस वक्त बिल्कुल नाकाम है। और जहांगीर तरीन साहब की वही कोई वैल्यू नहीं है। वजह वही है कि मैंने जब आपको कहा कि गुलाम मुस्तफ़ा जतोई जैसे कदावर या चौधरी निसार जैसे कदावर लोग पार्टी छोड़ के जाते हैं, उनकी अपनी कोई वैल्यू नहीं रहती। और दूसरी तरफ आ जाता है कि जहांगीर चौधरी साहब मेरे ख्याल में चौधरी साहब जो बड़े करीब थे इमरान खान साहब के। देखिए वो तो जो भी बहुत करीब थे लोग, जुल्फी बुखारी भी बहुत करीब थे, शहजाद अकबर भी बहुत करीब थे, लेकिन अभी आपको कैबिनेट में या उसमें तो नजर नहीं आ रहे। बात यह कि पॉलिटिक्स ऐसी गेम है कि इसमें भी आपको शतरंज की तरह बार बार जो है मोहरे तब्दील करने पड़ते हैं, और इमरान खान साहब उसको तब्दील करते हैं। वो ब्यूरोक्रेसी में हो,
पॉलिटिक्स में हो या किसी भी चीज़ में हो, वो मोहरे तब्दील कर रहे हैं, वजीर ख़जाना चेंज करते हैं, सेक्रेटरी चेंज करते हैं। ये इसी तरह है जिस तरह आप फुटबॉल का मैच देखती हैं, एकदम से कार्ड दिखाया जाता है, ये प्लेयर बाहर, ये प्लेयर इन, और जो इन होता है वो आते साथ ही गोल कर देता है। क्रिकेट में भी यही होता है, 12वां खिलाड़ी होता है वो बीच में आ जाता है, आप फील्डिंग की रिप्लेसमेंट करते हैं। तो ये इट्स ऑल पार्ट ऑफ द गेम। और मेरे ख्याल से इस वक्त इमरान खान साहब अच्छे तरीके से जो है पॉलिटिक्स की गेम खेल रहे हैं, क्योंकि वो रवायती सियासत नहीं कर रहे कि जिस तरह जो पेट फाड़ने वाले हैं उनको जाके शहबाज शरीफ मिल रहे हैं, जो ज़िया-उल-हक के बेटे कहलाते थे उनको आके बिलावल भुट्टो जरदारी मिल रहे हैं। तो ये तो अपने मफादात की जंग है ना। लेकिन जी इलेक्शन के टाइम में तो सारी मुलाकातें हो गई, मुलाकातें होने के बाद ही इलेक्टेबल्स आपकी जमात में आए। उसके बाद जो आपने कहा ना कि बेसिकली लोगों को वो चेंज करते हैं। जब इमरान खान साहब आए थे तब तो उन्होंने यही बात की थी कि मैं अपनी टीम बना कर आया हूँ, और जिस तरीके से शहजाद अकबर साहब गए हैं वो हमारे सामने ही हैं। उसके बाद खबरें तो यही आई हैं कि वो गए इस वजह से क्योंकि शहबाज शरीफ साहब को जो लंदन में रिलीफ मिला है वो एक बहुत बड़ा रीजन था उसके पीछे। खैर जी, देखिए कभी कभार ये भी होता है कि आप कुछ काम, इसको नाअहली बोलते हैं, आवाम इसे नाअहली बोलते हैं। कुछ लोगों से आप ऐसे भी काम लेने पड़ते हैं कि उनको आप स्क्रीन के पीछे ले जाते हैं। अच्छा। जिस तरह आप सामने बैठी हुई है, कैमरामैन और प्रोड्यूसर पीछे बैठा हुआ, तो कभी कभार ऐसे होता है कि आपको चेंज करके आप शहजाद अकबर को अपनी पोजीशन से तो जरूर हटा दिए। उनके साथ जो है कितने करोड़ लोगों का मुस्तकबिल मुंसलिक है, और वो जब आए थे इस मुल्क में तो वो ये कहकर आए थे कि वो एहतसाब जो है वो प्रॉपर तरीके से करेंगे, और एहतसाब के हवाले से जो भी अब तक की कारकर्दगी रही है वो हमारे सामने ही है, और कोर्ट्स के रिमार्क्स भी हमारे सामने है। मुझे बता देना किसको सजा मिली है नवाज शरीफ के। अलीना आपने बहुत अच्छी बात की, वेरी गुड क्वेश्चन। लेकिन आपने देखा होगा कि पिछले दिनों जो सर्वे आया था उसमें हमारी जुडिशरी कहाँ पे थी? करप्शन के ऊपर टॉप के ऊपर थी। नंबर 2 हमारी पुलिस थी। तो हुकूमत दावे तो कर सकती है, रिफॉर्म कौन करेगा? रिफॉर्म तो कर रहे हैं ना। अभी आपने देखा कि फरोग नसीम साहब ने बहुत सारे रिफॉर्म्स किए हैं। बात यह है कि जब तक आपके पास 2/3 मेजॉरिटी नहीं होगी आप बहुत सारी चीज़ें नहीं कर सकते, आपके हाथ बंधे हुए होते हैं। लेकिन जो जुडिशरी की करप्शन है, जो पुलिस की करप्शन है, वहाँ पे आप किस तरह इंसाफ कर सकते हैं? उस्मान मिर्जा का केस आपके सामने है, नूर मुकद्दम का केस आपके सामने है। सर उसमें प्रोसिक्यूशन, पेंडिंग केसेस, जजेस की तादाद बड़ी चीजें काउंट करती हैं ना। वही तो मैं कह रहा हूँ, वही राणा साहब बताएंगे। जी राणा साहब, गुजारिश ये है कि वो ठीक है कि कुछ बुनियादी तब्दीलियाँ लाने के लिए 2/3 मेजॉरिटी की ज़रूरत है, लेकिन प्रोसिक्यूशन के निज़ाम को ठीक करने के लिए किसी 2/3 मेजॉरिटी की ज़रूरत नहीं है। इस हुकूमत की भी बाज़ नालायकियाँ और नाकामियाँ अपनी जगह पर हैं। पुलिस को ठीक करने के लिए कोई 2/3 मेजॉरिटी की ज़रूरत नहीं थी। बात यह है कि पंजाब में आप इतने ये आईजी तब्दील किए, चीफ सेक्रेटरी तब्दील किए, लेकिन क्या बेहतरी आई? बाकी जहाँ तक सियासी तब्दीलियों का ताल्लुक है, भुट्टो साहब ने 5 साल के अरसे में पंजाब में 4 चीफ मिनिस्टर तब्दील कर दिए थे। सिंध में मुमताज़ भुट्टो साहब थे, जतोई साहब को तब्दील करके ले आए। तो ये सियासी तब्दीलियाँ तो होती, लेकिन इस हुकूमत ने जो प्रोसिक्यूशन के हवाले से मामला हैं वो इनको देखना चाहिए इमरान खान साहब को कि कहाँ खराबी है। वो चीज़ नहीं ये देख पा रहे हैं। साहब मुझे लेनी है एक ब्रेक। जब मैं ब्रेक से वापस आऊँगी तो मैं जनरल साहब से भी सभी के इमरान खान के बगैर पीटीआई का क्या तस्वुर है, और एक और स्टोरी है हमारे पास, उसको भी शामिल गुफ्तगू करेंगे परवीन साहिबा के हवाले से, परवीन प्रिंस साहिबा के हवाले से। वो हमारे साथ होंगी, उनसे जानने की कोशिश करेंगे कि क्या अब तक की पेशरफ्त है और आज वो नंगे पाओगे ये अदालत तक, आखिर ये नौबत ही क्यों आई। प्रोग्राम में वक्त तो एक छोटी सी ब्रेक। वेलकम बैक नाज़रीन, फिर आपको खुशामदीद कहते हैं। और परवीन रिंद साहिबा हमारे साथ मौजूद हैं टेलीफोन लाइन पर। लेकिन परवीन साहिबा, आपकी इजाज़त से मैं एक सवाल करना चाहूँगी शुएब साहब से। जी शुएब साहब, एक तो ये जो ओवरऑल एक जुडिशल सिस्टम और जो पुलिस सिस्टम है उसके हवाले से जो बात की है नसीम साहब ने भी और राना साहब ने भी, और दूसरा इमरान खान, पीटीआई का तस्वुर कर सकते हैं हम इमरान खान के बगैर कोई नई क़यादत, कोई नई लीडरशिप? देखिए, जहाँ तक अदालतों का ताल्लुक है, ये हमारी अदालतें जब चौधरी इफ्तिखार आए और जो हायर कोर्ट्स के लिए सिलेक्शन सिस्टम बनाया गया अपॉइंटमेंट ऑफ जजेस का, ये उसने तबाही फेर दी और इसमें बहुत ज्यादा रोल अब हो गया है बार काउंसिलों का। और बार काउंसिलें जो वो पॉलिटिकल पार्टीज की आलाकार बनी हुई हैं, पॉलिटिशियंस उसमें पैसा लगाते हैं पॉलिटिकल पार्टीज, और नतीजा ये है कि वो आपका राग अलापना शुरू कर देते हैं। अभी ये जो केस आसिम गोन साहब ने चलाया, जो उन्होंने पिटीशन दायर की, जिसमें उन्होंने कहा कि आर्टिकल 62-63 के तहत जो लाइफ टाइम डिस्क्वालिफिकेशन है इसको ख़त्म किया जाए, तो ये एक आदमी के लिए आपने देखा कि किस तरह ये उनका राइट भी नहीं था। जो इंडिविजुअल इफेक्टेड है वो कर सकता था, वो पिटीशन देता, लेकिन आपने देखा कि सुप्रीम कोर्ट बार के सदर दे रहा है, ये काम कर रहा है। तो ये पोलिटिसाइज हैं लोग, और इनके जजेस भी फिर जाके जब ये अपनी मर्जी से बनवाते हैं तो वो भी पोलिटिसाइज होते हैं। नतीजा ये है कि ये मेरिट सिस्टम नहीं है, और मेरिट सिस्टम जहाँ भी नहीं होगा वहाँ करप्शन अंदर आ जाएगी, क्योंकि लोग फिर वो जानते हैं कि वो
उनका अपना मेरिट नहीं था, बल्कि वो फलां आदमी जिसने उनको अपॉइंट करवाया वो उसी के ताबेदार है और वो उसके लिए काम करे। जहाँ तक पीटीआई का ताल्लुक है, ये बाकी पॉलिटिकल पार्टीज तरह भी इसका है कि इमरान खान एक टावरिंग पर्सनैलिटी है, उसका एक इम्पैक्ट है और पार्टी बनाई भी उसी ने है, पार्टी का रूह रवां भी वो रहा है और क्राउड को पुल भी करता है। अगर आप उसको हटा दें या उससे कोई और निकल के अपनी अलग पार्टी बनाना चाहे तो मेरा नहीं ख्याल कि वो सक्सेसफुल होगा। ये पार्टी पार्टियों की तरह ये उसी तरह एक आदमी के नाम पे चल रही है। फर्क सिर्फ ये है कि वहां पे दूसरी पार्टियों में एक खानदानी बिजनेस की तरह एक जनरेशन से दूसरी से तीसरी को चल रहा है। यहाँ अगली जनरेशन इसकी नहीं है, ये खान खुद चला रहा है और अगर कल को खान नहीं होगा तो पार्टी डिसइंटेग्रेट हो जाएगी या ये कि कोई बहुत करिस्मेटिक लीडर कोई और पैदा हो जाए। लेकिन एज ऑफ टुडे इस पीटीआई का तस्वर इमरान खान के बगैर मेरा नहीं ख्याल कोई। ठीक हो गया जी। परवीन रिन साहिबा, मैं आपकी तरफ आऊंगी। मुझे ये बताइए, देखा कि आपको अदालत जाना पड़ा और नंगे पांव जाना पड़ा, क्यों, क्या वजह थी? वजह ये थी जो जवाबदार थे उनको गिरफ्तार नहीं किया जा रहा था और वजह ये भी थी मुझे इंसाफ नहीं मिला जा रहा था और मैं चीफ जस्टिस साहब के पास नंगे पांव गई। मुझे वो बहुत बड़ी उनके ऊपर एतमाद और उम्मीदें थी कि चीफ जस्टिस साहब जो है मुझे वापस नंगे पांव नहीं भेजेगा इंशाल्लाह और इंशाल्लाह मेरा इंसाफ होगा और चीफ जस्टिस साहब मेरा जरूर इंसाफ मुझे एतमाद है। तो पुलिस का आपके साथ किस तरीके से ताउन है? क्या आपको थ्रेट्स किए जा रहे हैं? पुलिस का जो है मुझे उन पे ट्रस्ट इतना नहीं है, उनके बारे में मैं कुछ भी नहीं बोल सकती। मैं जो भी ट्रस्ट अब कर रही हूँ रख रही हूँ, मैं चीफ जस्टिस साहब पे रख रही हूँ, इंशाल्लाह वो मुझे इंसाफ दिलाएंगे। तो ये जी कुछ जी मोहतरमा, ये फरमाएं कि ये जो वाक़यात सिंध में तालिबात के साथ ऊपर नीचे हुए हैं, इनके बारे में आप क्या कहना चाहेंगी? हमारी जो सिंध में वाक़यात हो रहे हैं या अभी तक चल रहे हैं कंटिन्यूसली, उनके बारे में मैं यही बोलूँगी कि ये वाक़यात क्योंकि उन जो दरिंदे हैं उनको छोड़ा जा रहा है, उनको स्पेस दिया जा रहा है। ठीक है, फर्स्ट बात तो ये, अगर उन पे इंक्वायरी की जाएगी, इन्वेस्टिगेशन की जाएगी, उनको सजा दी जाएगी, तभी ये वाक़यात जो है ख़त्म होंगे। अच्छा, सिंध गवर्नमेंट की तरफ से आपसे कोई कांटेक्ट किया गया और आपको कोई सिक्योरिटी दी गई है? मुझे जो है सिक्योरिटी बिल्कुल दी गई है, 2 सिक्योरिटी गार्ड मुझे दिए गए हैं और जी 2 सिक्योरिटी गार्ड मुझे दिए गए हैं। और सिंध गवर्नमेंट की तरफ से आपसे कोई राब्ता किया गया किसी आला? नहीं, उन्होंने मुझसे राब्ता नहीं किया, मुझसे ना कांटेक्ट किया है, कुछ भी नहीं, बिल्कुल मैं बहुत अपसेट हूँ। तो ये आपने एक और भी बात की है कि आपके साथ कोई 10 से 12 लड़कियां और भी हैं, तो क्या वो आपके साथ खड़ी होंगी, सामने आएंगी? नहीं, मैं ये नहीं कह सकती कि वो मेरे साथ खड़ी होंगी, क्योंकि वो सारी हरासमेंट में है और सारी जो है दबाव है उन पे, ब्लैकमेलिंग है उन पे, तो वो मुझे नहीं लगता कि वो मेरे साथ खड़ी होंगी। क्योंकि आजकल का जो माशरा है, एक तो उनको पेरेंट्स सपोर्ट नहीं करते। मैं लकी हूँ जो मुझे पेरेंट्स सपोर्ट किया है और इस मकाम तक मुझे लेके आए, मैं उनको भी सल्यूट करती हूँ। फर्स्ट जो किरदार है मेरे पेरेंट्स का है जिन्होंने मुझे सपोर्ट किया है। अच्छा, ये जो लोग हैं जिन्होंने ये सारी चीज़ें कर रहे हैं, जो इस तरीके से बच्चियों को तंग कर रहे हैं, उन्हें हरासा कर रहे हैं, इसके पीछे आपको कोई पॉलिटिकल बैकग्राउंड नजर आती है? कोई इनको सपोर्ट कर रहे हैं वहाँ पर आपके पास, अगर कोई इस हवाले से कुछ चीज़ें आई हों? अब देखिए, 9 तारीख का ये वाक़या है और 9 तारीख पे ये मतलब हुआ है। अभी तक उन जवाबदारों को जो गिरफ्तार नहीं किया गया, सबसे बड़ी बात है ये, उनको स्पेस दिया गया और मुझे इतने थ्रेट्स मिले और इतनी चीजें मुझे फेस करनी पड़ी, फिर भी उनको एक सपोर्ट, लेकिन उनकी एक बड़ी सपोर्ट है पीछे से, तभी उनको स्पेस इतना दिया जा रहा है। अच्छा, आपको थ्रेट्स क्या बात है जी, आपको थ्रेट्स क्या दिए जा रहे हैं? और इसके साथ साथ कोई ऐसी बात की गई है कि मामले को जाने दें, रफा दफा करें, कोई इस तरह की चीजें आई हैं? और आपके वालिदैन को तो कोई कांटेक्ट करने की कोशिश नहीं की गई कहीं से? जी बिल्कुल, मुझे ये लाइव मुझे बोला गया है,
बहुत मुख्तलिफ तरीक़ों से मुझे बोला गया है आप कैसे हाथ उठा लें, आप ये ख़त्म कर लें बात, और मुख्तलिफ तरीक़ों से उन्होंने टॉर्चर और ब्लैकमेलिंग किया है। और ये भी बोला गया है कि आपको मारा जाएगा, किसी रोड रास्ते पे आपका लाश रखा जाएगा, मारा जाएगा आपको, बहुत मुख्तलिफ तरीक़ों से। मेरी जान को अब मेरे करियर को तो इफ़ेक्ट हो गया, पड़ गया, लेकिन जो मेरी जान है, क्योंकि अब मुझे नहीं पता कल को क्या होगा। जी जी प्लीज़ प्लीज़। परवीन साहिबा ये बताइएगा कि आपने ये भी कहा कि ये तशद्दुद नहीं होता, ये खुदकुशी नहीं होती, ये कोई और वाक़या होता है और इसमें कुछ और डिमांड की जाती है, अगर वो डिमांड्स पूरी ना की जाए तो तशद्दुद भी किया जाता है और एक क्या कहना चाहिए उसको एक बनाने के लिए, मिसाल बनाने के लिए इनको पंखों से लटका दिया जाता है। तो किस किस्म की डिमांड करते हैं ये लोग, बताएंगी ज़रा आप? फर्स्ट ऑफ ऑल तो मैं ये कहूँगी सर कि अब देखें, मुझे सरेआम जो है यूनिवर्सिटी में मारा गया और मुझे रूम में मेरा गला दबाया गया, मेरा जानलेवा हमला किया गया मुझ पे, और मुझसे सरेआम बोला गया कि अगर तुम गुलाम मुस्तफ़ा राजपूत की बात नहीं रखोगी, अगर नहीं मानोगी, आपको भी पंखे से लटकाया जाए। फर्स्ट बात तो ये, और दूसरी बात ये कि अब लड़कियां जो हैं उनकी बात नहीं मानते, उनकी बात नहीं मानती, ब्लैकमेलिंग और यही हरासमेंट का शिकार होती है। किस किस्म की बात नहीं मानते, क्या डिमांड्स होती हैं उनकी, क्या बात वो मनवाना चाहते हैं? फिजिकली उनको एक ब्लैकमेलिंग हरासमेंट किया जाता है, और भी बहुत जो होते हैं तरीके होते हैं, जैसे अगर आप बात नहीं मानोगे, अगर आप बात आउट करोगे तो आपकी एडमिशन कैंसिल होगी, आपको फेल किया जाएगा, जीपीए अच्छा नहीं आएगा, और और बच्चियां जो है फिर मजबूर होके अपनी जो पॉकेट मनी होती है, जो पैसे होते हैं, उनको देती है। हरासमेंट का शिकार, ये सारी चीजें उन बच्चियों को फेस करनी पड़ती है, हम बच्चियों को फेस करनी पड़ती है। अच्छा, इससे पहले मुझे ये बताएं कि इस यूनिवर्सिटी में कोई वाकया हुआ है, इस तरह के वाकयात हो चुके हैं इस यूनिवर्सिटी में इससे पहले? जी बिल्कुल हुए हैं। अगर मैं अपनी यूनिवर्सिटी की बात करूं तो आप रिसर्च करें, अगर पिछले वाले से चाहे तो उसमें एक लड़की ने खुदकुशी की, ऐसे बोला गया था, लेकिन उसको किसी ने रिसर्च करने की कोशिश की तो वो लड़की ने खुदकुशी की या उसको मारा गया। अच्छा परवीन साहिबा, मेरे पास सिर्फ 1 मिनट रह गया, आप क्या अपील करना चाहेंगी? मैं यही अपील करना चाहूँगी कि मेरे साथ इंसाफ किया जाए। अगर मेरे साथ इंसाफ किया गया तो मैं समझूंगी सारी बच्चियों के साथ इंसाफ होगा, और ये एक जो है लेसन हो जाएगा कि परवीन के साथ इंसाफ हुआ। अगर कल को वो बच्ची हस्बैंड के हवाले से, तो इंशाल्लाह फिर वो यही उम्मीद लगा के उठाएंगी कि परवीन के साथ इंसाफ हुआ, हमारे साथ भी होगा। ठीक हो गया परवीन, अल्लाह ताला आपको अपने हिफ्ज़ ईमान में रखे। बहुत बड़ी बात है, बहुत डेयरिंग बात है जो आप कर रही हैं, और अल्लाह आपको इसमें लेकिन एक चीज़ जो इस सारे केस में हमारे सामने आती है वो है हमारा सिस्टम, हमारे सिस्टम का फेलियर होना। अगर हमारा सिस्टम काम कर रहा होता सही तरीके से तो आज हमारी बच्चियों की जो आबरू है वो महफूज होती। हम उम्मीद करते हैं कि चीफ जस्टिस साहब जो हैं वो इसका नोटिस लें और इस बच्ची को जो है वो इंसाफ दिलवाएं। आज के प्रोग्राम से हम सबको इजाज़त दीजिए, अपना बहुत ख्याल रखिए, अल्लाह निगहबान। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।